हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए बाल विकास एवं शिशु की देखभाल का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 3 है। इसके अलावा बाकी जो प्रैक्टिस सेट है और बाकी क्लासेस भी वो हमारे इसी चैनल पर आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिन माताओं बहनों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है जाके देख सकती हैं। आज से अगर बात की जाए तो आज से आपका एग्जाम जो है 19 दिन टाइम बचा है। 19 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में बात की जाए तो बाल विकास एवं शिशु के देखभाल से 45 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। इस इस क्लास में आपको टॉप 40 जो एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन है वो हम लेकर आ गए हैं। साथ ही उनका थोड़ी थोड़ी डिटेल भी हम बताएंगे सभी एमसीक्यू का। जिन माताओं एवं बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। साथ ही जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। ये आपके सामने बालक के व्यवहार दिए गए हैं जो कि उसके निर्धारण के संदर्भ में है। तो इसमें से कौन सा व्यवहार उत्तम है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो प्रेरणा शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार और सीखने का ऐसा शक्तिशाली साधन है जिनका या जिसका प्रयोग करके शिक्षक बालकों को उनके साध तक पहुंचाया जा सकता है। अतः जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं जो है यह विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, बाकी उच्चतम आत्म क्षमता अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, यह सारी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की होती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ दिए गए, वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वह किससे ग्रस्त ग्रस्त होते हैं। इसमें आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, डिस्फेजिया से वह ग्रसित होते हैं। जो बालक बोलने सुनने और लिखने में प्रदर्शित करते हैं यानी लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं तो वह किससे ग्रस्त होते हैं, तो डिस्फेजिया से। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें डिस्फेजिया क्या है, तो डिस्फेजिया क्या है, तो अधिगम अक्षमता एक बृहद प्रकार के कई आधारों पर विभेदीकरण किया गया है। अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण दृष्टि स्वास्थ्य वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं उन्हें डिस्फेजिया से ग्रस्त कहते हैं। ठीक है, या वो डिस्फेजिया से ग्रस्त होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर दिया गया है, शिक्षकों की माने तो आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है। इसका जो हानिकारक प्रभाव है क्या देखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में बच्चों के पीठ पर जब अधिक भार होता है, बच्चों के बस्ते या झोले बैग का जब भार अधिक रहेगा तो उनका मानसिक जो विकास है वह अवरुद्ध होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, तीनों, यानी औपचारिक रूप से, निरौपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से, तीनों प्रकार से जो 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, भारत के संविधान में निम्न में से किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा जो है 45, यह धारा 45 रखी गई है। फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 के सिद्धांतों के तहत किया गया था, जो इस तरह से संचालित होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आगे बात करें तो एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के बारे में सूचित करने में सक्षम होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण होता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, विकासात्मक अवस्थाओं में। ठीक है, इसमें अगर आगे हम बात करें तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि किसी भी बच्चे में तार्किक योग्यता का अभाव किस आयु तक रहता है। तार्किक योग्यता जो है
वह किसी भी बच्चे की किस आयु तक में अभाव रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा 7 वर्ष की आयु तक बच्चों में तार्किक योग्यता का अभाव होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मनोचिकित्सा मानसिक विभेद के तहत नहीं आता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मनोचिकित्सा मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शारीरिक संरचना संबंधी भेद जो है यह मनोचिकित्सा मानसिक विभेद के तहत नहीं आता है। बाकी रुचि संबंधी भेद, योग्यता संबंधी भेद और स्वभावगत भेद ये सारे जो है मानसिक विभेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोरिंग ने कहा था। यह कथन किसने कहा? तो बोरिंग ने बताया कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी संयोजन ही व्यक्तित्व होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक बालक घर बनाता है फिर गिराता है, इससे आप क्या समझेंगे? इसे आप क्या समझेंगे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। इस तरह से बालकों की सृजनशीलता की पहचान करनी चाहिए ताकि उसकी या उनकी योग्यता व क्षमता का सही से विकास हो सके, जिससे बालकों के अलावा समाज का भी फायदा हो सके। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, बालक के मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोच्च उचित कथन क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। यह इसका राइट आंसर है। बालक के मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोच्च उचित कथन, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वभाव पर वातावरण का सर्वाधिक जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्वभाव का, ये आपके सामने इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गया है कि कौन से कारक आनुवांशिकता को प्रभावित नहीं करते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आंखों का रंग जो है यह आनुवांशिकता को प्रभावित नहीं करता है। बाकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, शारीरिक गठन और कद ये आनुवांशिकता को प्रभावित करते हैं। ठीक, फिर इसमें आनुवांशिकता क्या है इसकी बात करें तो जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति व्यवहार के लिए आनुवांशिकता जिम्मेदार नहीं है, जो ये सामाजिक गतिविधियां में भागीदारी है और व्यक्ति के व्यवहार के लिए है आनुवांशिकता इसके लिए भी जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राघव घर में शांत रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, राघव घर में शांत स्वभाव का है परंतु अपने मित्रगण के साथ वह बहुत बातचीत करता है, यह बात किसे दर्शाती है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उसके विचारों को विद्यालय में नियंत्रण, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मित्रगण ज्यादा मान्यता देते हैं, इसलिए वह वहाँ बातचीत करता है। घर पे उसकी मान्यता नहीं होगी, इसलिए वह घर पे शांत शांत रहता है। ठीक है, उसका फिर इसमें आगे बात करें तो सामान्य आयु के बच्चे एक अलग समूह का निर्माण करते हैं जिसे मित्रगण कहते हैं, जिससे वह अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया है कि गरिमा प्रायः किसी से प्रश्न को बार बार पूछती है, इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि वह जिज्ञासु है। ठीक है, कोई बच्चा अगर बार बार किसी प्रश्न पूछता है क्लास में हो या पेरेंट्स से तो वह जिज्ञासु प्रकृति का होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 दिया गया, राघव कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षण पद्धतियों और विषयों का ज्ञान रखता है। राघव जो है हमेशा प्रथम आता है तो वह शिक्षण पद्धतियों का और विषयों का ज्ञान रखता है, इसलिए वह हमेशा प्रथम आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए कि किसने कहा है बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रूज ने यह बताया है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता होती है। ठीक, फिर अगर इसमें आगे हम बात करें तो क्रूज ने यह बताया है कि बुद्धि परिभाषित किया है, क्रूज ने बुद्धि को परिभाषित किया है कि बुद्धि नई है और विभिन्न प्रकार की स्थितियों में उचित समय क्षेत्र बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि राधा अच्छा गाना गाती है, वह हमेशा अच्छा गाना ही गाएगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यह जो है पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। फिर इसमें अगर हम आगे बात करें तो बिना किसी तथ्य के या तार्किक आधार के किसी के प्रति धारणा बना लेना मनोवृत्ति है जो पूर्वाग्रह को दर्शाती है। आपकी मनोवृत्ति है कि अगर राधा भी आज अच्छा गाना गा रही है तो हमेशा अच्छा गाना गाएगी, यह एक मनोवृत्ति है मनुष्य की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया कि यदि आप ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं तो आप इन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय करेंगे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, आप उनके लिए पाठ्यक्रम या पाठचर्या को इस प्रकार संगठित करेंगे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सके।
ऐसा अनुशासन करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 दिया गया है कि देवी देवी द्वारा दिया गया कथन, देवी ने जो कथन दिया है कि स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, किस क्रम का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सामाजिक क्रम का हिस्सा है। ठीक है, देवी द्वारा जो दिया गया कथन है कि स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, तो यह सामाजिक किस क्रम का हिस्सा है? तो सामाजिक क्रम का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम बात करें तो जॉन डेवी ने कथन दिया था कि स्कूल सामाजिक संस्था है और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। डेवी का मानना था कि मनुष्य व्यवहारिक और क्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से सीखते हैं। यह डेवी को व्यवहारिकता के शैक्षिक दर्शन में रखता है। व्यवहारिकतावादियों का मानना है कि वास्तविकतावाद की मानना व्यवहारिकता व्यवहारवादियों का मानना है कि वास्तविकतावाद का अनुभव होना चाहिए। डेवी ने के शैक्षिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि छात्रों को अधिग्रहण करने और सीखने के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ दिया गया है कि मोरॉन्स में 50 से 75 डैश डैश की सीमा है, यानी कि जो आईक्यू, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा आईक्यू, यानी मोरॉन्स में 50 से 75 जो है आईक्यू की सीमा होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करें तो मोरॉन्स में आईक्यू की जो सीमा होती है 50 से 75 होती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में बात करें तो अधिकांश लोगों के पास जो आईक्यू है 80 से 120 के बीच आईक्यू है। इसमें 100 को औसत आईक्यू माना जाता है। मानसिक मंदता के रूप में निदान करने के लिए एक व्यक्ति के पास 70 से 75 से नीचे का आईक्यू होना चाहिए, यानी औसत से काफी नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 दिया गया, छात्रों के साथ शिक्षकों का सबसे अच्छा रवैया क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मित्र की तरह जो है शिक्षक छात्रों के साथ अगर बिहेव करते हैं तो सबसे अच्छा रवैया होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। हमने आपको बता दिया, शिक्षकों को छात्रों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम छात्रों के अधिक समीप जा सकते हैं। आप अगर मित्र जैसे व्यवहार करेंगे तो आप छात्रों के बीच अधिक समीप नजदीक जा सकते हैं। जब जब हम सामान्य रुचि साझा करते हैं या लंबी अवधि की परियोजनाओं पर काम करते हैं, लेकिन हर बातचीत में हमें शिक्षक छात्र संरक्षक सलाहकार बने रहना चाहिए। सच्चे मित्र नहीं रहना चाहिए और यह बुद्धिमानी है। ठीक है, सच्चे मित्र भी नहीं बनने रहना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि पियाजे निम्नलिखित में से किसके जनक हैं? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जेनेटिक पेस्टमोलॉजी के जो है जनक ये पियाजे हैं। ठीक है, जीन पियाजे जिसे बोलते हैं। फिर आगे बात करें तो जीन पियाजे ने अपने सामान्य सैद्धांतिक ढांचे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा, क्योंकि वह मुख्य रूप से मानव जीवों में ज्ञान विकसित करने की रुचि रखते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिया गया है, स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, शिक्षक बाहरी परीक्षार्थियों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ दिए गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? पियाजे के जो सिद्धांत है उनके अनुसार अनुभूति की निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संज्ञात्मक विकास जो है यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर इसमें आगे बात करें तो संज्ञात्मक जो विकास है, तो पियाजे सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और विकास के बारे में एक व्यापक सिद्धांत है। यह पहली बार स्विस विकास मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे 1896 से 1980 द्वारा बनाया गया था। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से एक विकास चरण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनका सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? तो एक विकास चरण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान का बाल केंद्रित योगदान शिक्षा होती है। इसमें अगर आगे हम बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम को बढ़ावा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि लोग ज्ञान कैसे सीखते हैं और बनाए रखते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया में सुधार और सभी छात्रों के लिए शैक्षिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए मनोवैज्ञानिक विज्ञान लागू करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 है, निम्नलिखित में से प्रतीक किसकी कच्ची सामग्री, यानी निम्नलिखित में से प्रतीक किसकी कच्ची सामग्री होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ये होगा, विचारधारा जो है यह प्रतीक कच्ची सामग्री होती है। ठीक है, फिर इसमें अगर हम आगे बात करें तो गुणवत्ता, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी उन अन्य पहलुओं के उदाहरण है जिनका सर्वोत्तम कच्ची सामग्री के लिए हमारी खोज पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रतीक विचारधारा की कच्ची सामग्री होती है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से परिभाषित नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है आईक्यू से संबंधित नहीं है, ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो आईक्यू से संबंधित नहीं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आगे बात करें तो बुद्धि लब्धि जो होती है परीक्षण मस्तिष्क की शक्ति के मानक परीक्षण है, जो गणित, तर्क और मौखिक शक्ति जैसी चीजों को मापते हैं। किसी भी कौशल की तरह इसे कुछ भारी मानसिक भार उठाने के साथ विकसित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भावनात्मक बुद्धि जो है ईक्यू जो होता है, वह विशेष रूप से दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं और दूसरे की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, उन दोनों के बीच अंतर कर सकता है और उस ज्ञान का उपयोग करके अपने कार्यों और व्यवहार का मार्गदर्शन कर सकता है। अतः भावनात्मक बुद्धिमत्ता आईक्यू से संबंधित नहीं है। यह कथन एक से अधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत पर परिभाषित नहीं है, यानी कि आईक्यू और ईक्यू में अंतर आपको इसके माध्यम से बताया गया। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिए गए कि सिगमंड फ्रायड को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। जो सिगमंड फ्रायड हुए, इनको किसके जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है सिगमंड फ्रायड को, ठीक है। फिर इसमें अगर आगे बात करें, सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता था। सिगमंड फ्रायड का जन्म ऑस्ट्रेलियाई हंगेरियन साम्राज्य में फ्रांसिंग शहर में यहूदी गलीसियन माता पिता के घर में हुआ था। ठीक, कोई भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने अंतिम स्तर की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसका क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिए गए, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात का विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना या शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें आगे बात करें तो विद्यार्थियों के अभिवृत्ति के परिवर्तन के लिए अध्यापक को किसी भी प्रकार के नकारात्मक साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कुंठा भावना का विकास हो सकता है तथा वह विद्यार्थी उस अध्यापक के साथ सहजता का अनुभव नहीं कर पाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए हैं, निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षण के प्रकार हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, बुद्धिमत्ता जो है यह मौखिक परीक्षण के प्रकार होते हैं। ठीक है, मौखिक बुद्धिमत्ता जानकारी का विश्लेषण करने और भाषा आधारित तर्क का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। भाषा आधारित तर्क में शब्दों को पढ़ना, सुनना, लिखना या यहाँ तक कि सोचना शामिल हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 दिया गया, निम्नलिखित में से मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पदानुक्रमिक जो है मास्लो ने सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत मास्लो ने दिया है, तो पदानुक्रमिक। ठीक, इसमें आगे बात करें तो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो उन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ 1943 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, सी एम भाटिया ने प्रदर्शन परीक्षण कहाँ विकसित किया है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करें तो सी एम भाटिया भारत में अग्रणी थे, जो प्रदर्शन परीक्षण के विकास में काम करते थे। यह परीक्षण भारतीय जनसंख्या के बुद्धिमत्ता परीक्षण के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाह्य कारक छात्रों को अधिगम कार्य के लिए उनके कागजों में स्टार अर्जित करने के लिए डैश डैश करते हैं। हम जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उन्हें प्रेरित करने के लिए। ठीक है, जो मैम और सर जो है क्लास में आपकी कॉपी चेक करते वक्त स्टार आपको बना देते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई है, अगर आपने अच्छे से लिखा है, तो वो क्या होता है, आपको एक तरह से प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम बात कर लेते हैं कि ये बात करें तो प्रेरणा जो छात्रों के भीतर कारकों के कारण या कार्य में निहित होती है, उसे आंतरिक प्रेरणा, प्रलोभन और बाह्य प्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, बाह्य कारक को छात्रों अधिगम कार्य के लिए उनके कागजों में स्टार अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच कौन सा कायांतरण आता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन होगा, 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच जो है यह कायांतरण की बात है, पहला कायांतरण आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ दिया गया है, रचनात्मक डैश डैश का संकेत है, यानी रचनात्मकता जो है यह किसका संकेत होती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, रचनात्मक बच्चे जो है, रचनात्मकता रचनात्मक बच्चे का संकेत होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम बात करें तो रचनात्मकता बच्चे के बीच रचनात्मकता का प्रतीक है। बाल विकास के लिए रचनात्मकता का महत्व बच्चों को नई चीज़ों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और यह विचार उनके बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों के अनुभव और अन्वेषण के बारे में सब कुछ उनके आगे विकास को प्रभावित करता है। ठीक,
फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अल्फ्रेड ने बुद्धिमत्ता का कौन सा कारक दिया है। अल्फ्रेड जो है इन्होंने बुद्धिमत्ता का कौन सा कारक दिया है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एकल कारक जो है यह अल्फ्रेड ने बुद्धिमत्ता का कारक दिया है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें तो आंसर, इसका राइट आंसर जो है डी है। अल्फ्रेड बिनेट एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहले व्यवहारिक आईक्यू परीक्षण बिनेट साइमन टेस्ट का आविष्कार किया था। ठीक, फिर अल्फ्रेड ने थियोडोर साइमन नामक एक सहयोगी की मदद से बुद्धिमत्ता का एक कल कारक दिया। इन्होंने छात्रों की मानसिक क्षमताओं को मापने की कोशिश की और उसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य किया। 1905 तक बिनेट और साइमन ने बुद्धिमत्ता को मापने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षणों की एक श्रृंखला में अपना पहला विकास किया। इसे इसे सिर्फ बीनेट साइमन स्केल कहा जाता था। ठीक है, इसे बीनेट साइमन स्केल कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, माँ को डैश डैश के पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बच्चे, यानी माँ को बच्चों का पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है। बच्चे के पहले शिक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, माँ को, और दूसरे शिक्षक के रूप में पिता को जाना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कन्फ्यूशियस 561 बीसी में हमेशा सबसे अधिक ज्ञात पुरुषों में से एक, इतिहास में पहले निजी शिक्षक बने थे। तो पहले निजी शिक्षक जो है कन्फ्यूशियस बने थे। और माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है और पिता दूसरा शिक्षक होता है। ठीक है, यह कहावत बताती है कि माँ ही एकमात्र व्यक्तित्व है जो बच्चे को उसे बुलाने के लिए पहला शब्द और नैतिकता सिखाती है, जिसका बच्चा पूरे जीवन में पालन करता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लास पसंद आई हो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही इस सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वो जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और ये सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।